हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बेंच रूल। बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है ये, कुछ स्ट्रक्चर्स को समझाने के लिए। देखते हैं क्या है स्टेटमेंट ऑफ बेंच रूल एंड उसके साथ एसोसिएटेड एग्जांपल्स। लेट्स सी। सो बेंच रूल ये कहता है कि द लोन पेयर्स, देखा देयर आर टू पार्ट्स टू दिस रूल। फर्स्ट पार्ट है द लोन पेयर्स प्रेफर टू ऑक्यूपाई ऑर्बिटल्स हैविंग हायर परसेंटेज एस कैरेक्टर अराउंड द सेंट्रल एटम and vice versa. The second part to this rule is more electronegative atoms. They prefer to occupy those orbitals which have higher percentage p character around the central atom and vice versa. ये परसेंटेज एस करेक्टर और परसेंटेज पी करेक्टर समझने के लिए हम थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन के टाइप को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑल्दो इन द प्रीवियस वीडियोस मैंने आपको समझा रखा है कि देयर आर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टू टाइप्स, इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन, नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन। इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सभी ऑर्बिटल्स इक्वली हाइब्रिडाइज होते हैं, सभी के परसेंटेज एस और परसेंटेज पी करेक्टर एग्जैक्टली सेम होते हैं। परसेंटेज एस इज नॉट इक्वल टू परसेंटेज पी, पर किसी भी एक ऑर्बिटल का परसेंटेज एस किसी दूसरे ऑर्बिटल के परसेंटेज एस के बराबर होगा, ये बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम के अराउंड 3 बॉन्ड्स हैं। ऑल द 3 बॉन्ड्स हैव परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ 1/3 एंड परसेंटेज पी ऑफ 2/3। ये हुआ कैसे देख लेते हैं एक बार क्विकली। sp2 के लिए एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल ने आपस में मिक्सिंग करी है। सो आउट ऑफ द 3 टोटल ऑर्बिटल्स एक ऑर्बिटल s है, दैट्स व्हाई 1/3 कैरेक्टर ऑफ s इज प्रेजेंट इन ईच ऑर्बिटल। सिमिलरली p के 2 ऑर्बिटल आते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, दैट्स व्हाई 2/3 p कैरेक्टर है हर एक ऑर्बिटल में, और इस फर्स्ट वाले ऑर्बिटल और सेकंड वाले ऑर्बिटल का परसेंटेजेस सेम है। सिमिलरली sp3 में अगर आप देखेंगे तो एक के आसपास में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, 1/4 परसेंटेज s होता है और 3/4 परसेंटेज p करेक्टर sp3 में होता है। वहीं पर अगर हम नॉन इक्विवेलेंट की बात करें sp3d हाइब्रिडाइजेशन की, तो sp3d के अंदर जो 5 ऑर्बिटल है वो एक जैसे नहीं है, और इन एक जैसे ऑर्बिटल जो नहीं होते हैं उसमें ये जो इक्विटोरियल वाले होते हैं वो होते हैं sp2, और जो एक्सियल वाले होते हैं वो होते हैं pd ऑर्बिटल। सिमिलरली अगर हम sp3d3 की बात करें, जिसका कि बेसिक ज्योमेट्री शेप अगर आप समझे तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है, और इसमें जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं दे आर अगेन pd ऑर्बिटल्स, और जो इसके इक्विटोरियल बॉन्ड्स होते हैं वो रिमेनिंग दैट इज sp2d2। ऐसी हाइब्रिडाइजेशन होती है, इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन। परसेंटेज एस अगर हम इसके अंदर निकालें तो ऑफकोर्स इस वाले ऑर्बिटल का परसेंटेज एस जो आ जाएगा वो 33.33 आ जाएगा या 1/3 आ जाएगा, और ऊपर वाले का परसेंटेज एस आप निकालोगे तो वो डेफिनेटली 0 आएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर परसेंटेज एस निकालते हो एक्सियल वाले बॉन्ड का तो वो 0 आ जाएगा, पर अगर हम नीचे यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालते हैं तो परसेंटेज एस वुड बी 1 आउट ऑफ 5 ऑर्बिटल, दैट्स 20%। sp2d2 के अंदर हमारे पास में 5 ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग हुआ है, उनमें से एक एस ऑर्बिटल है, सो 1 आउट ऑफ 5 दैट्स 20% परसेंटेज एस कैरेक्टर निकल के आएगा। ओके, सो वेरियस हाइब्रिडाइजेशंस के अंदर परसेंटेज एस और परसेंटेज पी क्या होते हैं, उनकी वैल्यूज क्या वो हम समझते हैं। मोर ओवर इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अगर आप देखें तो सभी ऑर्बिटल्स का परसेंटेज एस सेम है, सभी का परसेंटेज पी भी सेम है किसी भी एक गिवन हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। और नॉन इक्विवेलेंट में हमारे पास चॉइसेस होती है कि किसी की परसेंटेज एस ज़्यादा होती है, किसी की परसेंटेज एस कम होती है, किसी की परसेंटेज पी ज़्यादा होती है, किसी की परसेंटेज पी कम होती है। सो लेट्स गो बैक टू द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ये बोलता है कि ऑर्बिटल्स में जब हम अलग अलग सराउंडिंग एटम को रखें या सराउंडिंग ग्रुप्स को रखें तो लोन पेयर वहाँ आना चाहेगा जहाँ परसेंटेज एस करेक्टर हायर हो, अगर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे देखें अगर हम यहाँ पर तो sp2 में देयर आर 3 ऑर्बिटल्स और तीनों के तीनों का परसेंटेज सेम है, तो अगर यहाँ पर लोन पेयर रखना हुआ तो लोन पेयर कुछ भी ऐसी प्रिफरेबल पोजीशन ना रख करके तीनों में से कहीं भी जा सकता है। हाउएवर अगर हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन है तो इस रूल के हिसाब से, अगेन मैं ये बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दिस रूल, एक्चुअली क्या होता है वो भी देखेंगे, पर अकॉर्डिंग टू दिस रूल लोन पेयर शुड प्रेफर इक्विटोरियल पोजीशंस इन, अगर हमारे पास लोन पेयर रखना है sp3d के अंदर तो लोन पेयर आना चाहिए इक्विटोरियल पोजीशन पे, बिकॉज उसमें परसेंटेज एस करेक्टर और एक्सियल में परसेंटेज एस करेक्टर है ही नहीं। सिमिलरली sp3d3 के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो लोन पेयर आना चाहिए था इक्विटोरियल पर और एक्सियल पे लोन पेयर नहीं आना चाहिए। हाउएवर हम इसके एग्जांपल्स को, फैक्ट्स को आगे जाके और डिस्कस करेंगे। सो अंडरस्टैंडिंग द रूल, so lone pairs prefer to occupy orbitals having higher percentage s character. Similarly, more electronegative atoms they prefer to occupy those orbitals which have higher percentage p character. By now you must have understood that जो हमारे इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन है उसमें हम सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर या सराउंडिंग एटम्स को जब रखेंगे तो उसमें कोई प्रेफरेंस नहीं दी जा सकती, बिकॉज सभी ऑर्बिटल्स के परसेंटेज एस या परसेंटेज पी सेम होते हैं।
पर नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशंस के अंदर ऑफ कोर्स ऑर्बिटल्स के परसेंटेज एस और परसेंटेज पी में फर्क होता है। दैट इज वाई वहां पर ये रूल हमें ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई देता है। हाउएवर इस रूल के जो दोनों स्टेटमेंट्स है उसका जो लेटर पार्ट है उसमें वाइस वर्सा लिखा हुआ है, एंड वाइस वर्सा वाला जो पोर्शन है दैट्स सिग्निफिकेंट फॉर इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर इस रूल को हम देखें तो दो पार्ट्स हैं, और हर एक पार्ट के अंदर भी आप समझेंगे तो एक पार्ट ऐसा है जो कि रेलेवेंट है टू नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन, एंड एक और पार्ट है विच इज मोर सिग्निफिकेंट फॉर इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन। जरा देखें तो फर्स्ट वाले के अंदर हायर परसेंटेज एस करेक्टर, तो यहां तक का जो पार्ट है हमारा वाइस वर्सा के पहले पहले वाला वो नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन के लिए प्रैक्टिकल यूटिलिटी का है, एंड वाइस वर्सा वाला जो पार्ट है वो हमारे इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज़्यादा यूजफुल है। दिस इज फॉर नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन एंड दिस इज फॉर इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन। आप इसमें समझिए ये वाइस वर्सा पार्ट क्या है। वाइस वर्सा पार्ट का मतलब सिर्फ ये होता है कि अगर जिस ऑर्बिटल में लोन पेयर आकर अटैच हो जाए तो उस ऑर्बिटल का परसेंटेज एस बढ़ जाएगा, राइट। सिमिलरली सेकंड वाले पार्ट को भी अगर हम देखें तो सेंट्रल एटम पर परसेंटेज पी जिसमें ज़्यादा होगा उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा। दिस पार्ट इज यूजफुल फॉर नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन, और इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन में इस पोर्शन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। नॉन इक्विवेलेंट में वाइस वर्सा वाला पोर्शन वाइस वर्सा कि अगर किसी ऑर्बिटल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आकर जुड़ गया तो वह उस ऑर्बिटल की परसेंटेज पी कैरेक्टर को इंप्रूव करेगा। ऑफ कोर्स विल अंडरस्टैंड इट थ्रू सम एग्जांपल्स। अब इसमें ये रूल क्या है, चलिए हमको ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। इसमें यह नोट लिखा है पेनिट्रेशन इफेक्ट, एंकरिंग इफेक्ट, एसपीडीएफ, ये ज़्यादा होता है। देखिए ये पीरियोडिक टेबल चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसमें ये बताने की कोशिश करी गई है कि एस ऑर्बिटल्स आर मोर पेनिट्रेटेड एंकर इनटू द न्यूक्लियस। मतलब अगर हम देखें एक न्यूक्लियस है, एक एटम के न्यूक्लियस के पास में एस ऑर्बिटल ज़्यादा होता है, पी ऑर्बिटल थोड़ा सा दूर होता है। एवरेज डिस्टेंस अगर आप एटॉमिक से देखें तो एस ऑर्बिटल का एवरेज डिस्टेंस कम होता है, मतलब एस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑन एन एवरेज न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होगा। अब आप समझिए एक लोन पेयर की सिचुएशन। लोन पेयर को स्टेबलाइज करना है तो उसको एक ही न्यूक्लियस का सहारा है, वो है सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस का। एक बॉन्ड पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, उनको दो जगह से सपोर्ट मिलता है, और सपोर्ट मिलता है सेंट्रल एटम एज वेल एज सराउंडिंग एटम। जैसे अगर यहाँ बॉन्ड है ए और बी का, तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को सपोर्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन अब इस पूरी वॉल्यूम में स्प्रेड हो सकता है, घूम सकता है, स्टेबलाइज हो सकता है। पर अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास में, उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम के न्यूक्लियस के भरोसे रहना पड़ता है फॉर देयर स्टेबलाइजेशन। तो आप समझिए अगर एक लोन पेयर को सिर्फ एक ही एटम के भरोसे रहना है तो फिर वो उसके बेस्ट पॉसिबल ऑर्बिटल जो कि उसको स्टेबलाइज कर दे, बेस्ट ऑर्बिटल जो कि उसको न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक ले जाए, उस ऑर्बिटल में जाना पसंद करेगा। सो अगेन अगर हम इसकी अंडरस्टैंडिंग रखें कि क्यों वो एस ऑर्बिटल में जाता है तो हमको ये कुछ अजीब सा रूल नहीं लगेगा। इट्स वेरी कॉमन सेंसिकल रूल कि लोन पेयर को स्टेबलाइज होने के लिए उस ऑर्बिटल में जाना ही चाहिए जहाँ पर वो ज़्यादा क्लोज हो न्यूक्लियस की और ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाए। अगर हम इसके वाइस वर्सा वाला पार्ट को समझने की कोशिश करें तो अगर एक लोन पेयर है और किसी ऑर्बिटल में आ चुका है तो डेफिनेटली उसको अट्रैक्ट होना ही पड़ेगा एक कोर न्यूक्लियस में जिस पर वो बैठा हुआ है, और अगर वो उस कोर न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा तो डेफिनेटली इट विल गो क्लोजर टू द न्यूक्लियस और उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर भी बढ़ा देगा, राइट। सो बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड बेसिक्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी इस रूल को कंक्लूड किया जा सकता है। सिमिलरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स they prefer those orbitals जिसका परसेंटेज पी कैरेक्टर ज़्यादा है। अगेन इट्स अंडरस्टूड कि अगर हमारे पास में sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास चॉइस है, लेट्स से फ्लोरीन है हमारे पास यहाँ पर बैठने का या ऊपर जाने का, सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो क्या करेगा अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का काम ही ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करे, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा मतलब सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स को दूर ले जाएगा, और सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अगर वो दूर ले जाएगा सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस से तो डेफिनेटली परसेंटेज पी कैरेक्टर इंप्रूव हो जाएगा, परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा, बिकॉज पी ऑर्बिटल का जो होता है नेचर वो यही नेचर है कि इलेक्ट्रॉन उससे थोड़ा सा दूर रहते हैं एज कंपेयर टू एस ऑर्बिटल, राइट। सिमिलरली अगर इसका सेकंड पार्ट या रादर द फर्स्ट पार्ट हम समझें कि पी ऑर्बिटल्स को ही प्रेफर क्यों किया जाता है बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बिकॉज वो उसको सपोर्ट करता है, उसकी टेंडेंसी को सपोर्ट कर रहा है, टेंडेंसी ऑफ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू पुल इलेक्ट्रॉन्स उसको सपोर्ट कर रहा है एक पी ऑर्बिटल या लेसर परसेंटेज एस कैरेक्टर वाला ऑर्बिटल। ओके, सो दिस इज अबाउट द रूल कि रूल एग्जैक्टली क्या है।
कि लोन पेयर वहां जाएंगे जहां परसेंटेज एस करेक्टर है, ये वाला पोर्शन लगाएंगे नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन में, और वाइस वर्सा पोर्शन मतलब जिसके अंदर अगर लोन पेयर आ गए तो उसका परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ जाएगा, इसको हम अप्लाई करेंगे ऑन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली ये वाला पार्ट को भी हम इसी तरह से डील करेंगे, और इस बेंड्स रूल का एक लॉजिकल डेरिवेशन कि किस बेसिस पे ये रूल बना है वो भी अभी हमने देखा। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स। चलिए हम पहले इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें एक सिंपल सी बात समझनी पड़ेगी कि अगर किसी ऑर्बिटल में परसेंटेज एस ऑर्बिटल बढ़ता है, ठीक है, इन वन ऑर्बिटल, या फॉर दैट मैटर परसेंटेज पी अगर किसी ऑर्बिटल में बढ़ता है, ठीक है, किसी एक ऑर्बिटल में परसेंटेज एस या परसेंटेज पी बढ़ जाता है ड्यू टू लोन पेयर और ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका मतलब है कि इन रिमेनिंग ऑर्बिटल्स इट डिक्रीज। जैसे कि हमारे पास में है यहाँ पर SO2 एंड SO3, ठीक है, इनको हम समझते हैं SO2 और SO3 दोनों की हाइब्रिडाइजेशन अगर हम चेक करेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। पर SO2 के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O के साथ में एक लोन पेयर है, और SO3 में तीनों ही जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है डबल बॉन्ड O। सो एज यू मे सी कि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन के जो 3 ऑर्बिटल हैं उनमें एक पर लोन पेयर आ गया, दैट मीन्स इस वाले ऑर्बिटल का परसेंटेज एस बढ़ गया है, तो बाकी का परसेंटेज एस जो है वो कम हो गया है। एस ऑर्बिटल का कैरेक्टर इस बाकी दो में कम हो गया है, एंड एस ऑर्बिटल्स आर मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। तो अगर हम बात करें इनकी बॉन्ड लेंथ की, लेट्स से दिस बॉन्ड लेंथ इज ए एंड दिस बॉन्ड लेंथ इज बी, तो हम बोल सकते हैं कि सिंस एस वाले ऑर्बिटल का परसेंटेज एस अब डिक्रीज हो चुका है, दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड इज नाउ लॉन्गर देन दिस बॉन्ड। सो SO2 और SO3 के अंदर हम SO बॉन्ड की लेंथ कंपेयर करें तो ए वाला जो बॉन्ड है वो लॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू बी। SO2 के SO बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन SO3 के SO बॉन्ड्स। दोनों में ही हाइब्रिडाइजेशन सेम है, दोनों में ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पर एक सटल सा एक थोड़ा सा डिफरेंस लेकर आता है बेंड्स रूल, और उसको अभी हमने देखा A इज ग्रेटर देन B। सो दिस इज हाउ यू अप्लाई दिस बेंड्स रूल इन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन, कि अगर एक ऑर्बिटल का परसेंटेज एस या परसेंटेज पी बढ़ेगा तो दूसरे ऑर्बिटल का परसेंटेज एस या परसेंटेज पी कम होगा। चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कंपेयर करते हैं, हमारे पास में F3CH एंड Cl3CH, इन दोनों के अंदर हम CH बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। सो अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस कार्बन पे लगे हैं 3 फ्लोरीन एटम्स और लगा है एक हाइड्रोजन, इस पर लगे हैं 3 क्लोरीन एटम्स और लगा है हाइड्रोजन। इनमें अगर कंपैरिजन करें तो क्लोरीन के रेस्पेक्ट में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इनके मॉलिक्यूल से कंपैरिजन में इस ऑर्बिटल का परसेंटेज भी बढ़ चुका है, दैट्स वाई इसका परसेंटेज भी हो गया है कम। कंपैरिजन किससे हो रहा है? इस मॉलिक्यूल से। ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे पास में क्लोरीन रहेगा, ठीक है, ऐसा रहेगा मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आप चेक करोगे कि इस वाले CH बॉन्ड का परसेंटेज भी लोअर है एज कम्पेयर टू इस वाले बॉन्ड को, तो कौन सा बॉन्ड लॉन्गर हो जाएगा? जिसमें P कैरेक्टर ज़्यादा होता है वो बॉन्ड लॉन्गर है ना। मैं आपके लिए लिख देता हूँ, परसेंटेज S अगर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, एंड ऑफ कोर्स बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। परसेंटेज P के लिए ये रूल डिफरेंट रहेगा, बट अगेन अगर आपने नोटिस किया हो, जब SO2 और SO3 में एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने कहा था ये सटल डिफरेंस लाता है, छोटा डिफरेंस लाता है। मेजर डिफरेंसेस तो आपके साइज ऑफ एटम्स हो गए, ठीक है, रिपल्शन हो गया, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स हो गया, स्टेरिक फैक्टर्स हो गया, वही रखते हैं। जब सारे फैक्टर्स खत्म हो जाते हैं तो बेंड्स रूल लगता है, जब कोई नहीं आता तो बेंड्स रूल आता है, ऐसा ध्यान रखें। पर पहले अगर आप कोशिश करें कि किसी और रूल से अगर एक्सप्लेन हो पा रहा है तो डू नॉट अप्लाई बेंड्स रूल। चलिए डिफरेंशिएशन यहाँ पर हमारे पास CF3H और CCl3H में हमने करा। सो इस वाले बॉन्ड का परसेंटेज भी लोअर हो चुका, बिकॉज 3 फ्लोरीन के एटम्स आने से उन्होंने अपने ऑर्बिटल का परसेंटेज भी बढ़ाया, इस ऑर्बिटल का परसेंटेज भी बढ़ा है, तो इसी मॉलिक्यूल में दूसरे ऑर्बिटल का परसेंटेज भी कम हो जाएगा। क्या इन दोनों का भी कम हो जाएगा? देखिए ये तीनों एक जैसे हैं, FF1, तो इन तीनों ने अपना अपना परसेंटेज पी जो है बढ़ा लिया है, इसलिए CH को अपने परसेंटेज पी को कम करना पड़ा है, दैट्स वाई ये बॉन्ड स्मॉलर हो जाएगा। सो इसमें अगर हम इसको मार्क करें, लेट्स से बॉन्ड लेंथ A है और ये बॉन्ड लेंथ B है, A इज स्मॉलर देन B इन CF3H एंड CCl3H। एक और एग्जांपल देखते हैं हम इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन का। लेट्स से वी हैव टू कंपेयर CF बॉन्ड लेंथ इन CF4, CHF3, CH2F2 एंड CH हमारे पास में CH3F, ठीक है, इनकी हमें CF बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है।
आप इधर देखें CF4 के अंदर, CF4 में, CHF3 में स्ट्रक्चर अगर हम इनके बनाएं, CH2F2 और CH3F, लेट्स से हमारे पास ये वाला आ गया। इन स्ट्रक्चर्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी एक CF बॉन्ड, लेट्स से हमको ये वाली बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, A बॉन्ड लेंथ, लेट्स से B बॉन्ड लेंथ, लेट्स से C बॉन्ड लेंथ, और यहाँ पर हमारे पास ये D वाली बॉन्ड लेंथ, ABCD हमें बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। दो एक्सट्रीम्स को कंपेयर करना थोड़ा इजी रहेगा तो वो करते हैं। इस A बॉन्ड लेंथ को अगर हम ध्यान से देखें तो A बॉन्ड लेंथ के अंदर CF है और बाकी भी सब तरफ F लगे हुए हैं। तो सिंस चारों तरफ F लगे हुए हैं, यहाँ पर परसेंटेज P इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, मतलब सभी के अंदर 25% परसेंटेज ऐसे और परसेंटेज P सब में सेम है। हावेवर यहाँ पर एक F लगा हुआ है तो उसने अपना परसेंटेज P काफ़ी बढ़ा लिया है, तो बॉन्ड काफ़ी लॉन्ग हो गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो देयर आर 2 CF बॉन्ड्स, तो दोनों फ्लोरीन जो है अपने परसेंटेज P को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर परसेंटेज P इंक्रीज होना है दोनों बॉन्ड्स में, पर एक अकेला फ्लोरीन का राज चल रहा था जब वो अपना इलेक्ट्रॉन्स खींचकर अपना परसेंटेज P बढ़ रहा था, और यहाँ पर दो फ्लोरीन्स एक ही एटम के ऑर्बिटल्स को पुल करके उसका परसेंटेज P बढ़ाएंगे अपने अपने ऑर्बिटल्स का, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। जितने ज़्यादा एटम्स एक ही काम करने की कोशिश करेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है इफेक्टिवली कम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 3 फ्लोरीन हम देखें तो 3 फ्लोरीन अपना अपना ऑर्बिटल का परसेंटेज P बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो इंक्रीज उतना नहीं हो पाएगा। और जब चारों तरफ से सेम फोर्स लगेगा, चारों ऑर्बिटल बोलेंगे हमें अपना परसेंटेज P बढ़ाना है बाय सर्टेन अमाउंट, तो चारों ही एक जैसे हैं तो किसी का भी परसेंटेज P नहीं बढ़ पाएगा। मतलब कि चारों के चारों बॉन्ड का परसेंट P जो नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन में होना था 75% एग्जैक्टली वही रह जाएगा। सो यहाँ पर इफेक्टिवली नो इंक्रीज इन परसेंटेज P ऑफ एनी ऑर्बिटल, यहाँ पर मैक्सिमम इंक्रीज इन परसेंटेज P ऑफ दिस वन सिंगल ऑर्बिटल। यहाँ पे परसेंटेज P उतना नहीं बढ़ा जितना उधर बढ़ा, पर डेफिनेटली इससे तो बढ़ ही गया। 25% से ज़्यादा, सॉरी नॉट 25, 75% से ज़्यादा परसेंटेज P करेक्टर है इसमें। और यहाँ पर 3 में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस फोर्स का, तीनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन खींच करके परसेंट P बढ़ा रहे हैं, तो उतना नहीं बढ़ पाएगा जितना यहाँ बढ़ पाया। सो परसेंटेज P बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, ज़्यादा इंक्रीज इन परसेंटेज P, ज़्यादा इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। दैट्स वाई द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज D, फिर C, फिर B और फिर A। सो परसेंटेज P बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, और ज़्यादा ग्रुप्स अगर आ जाए तो फिर वो परसेंटेज P का इंक्रीज उतना नहीं होगा जितना सिंगल ग्रुप करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। लेट्स से वी हैव अ मॉलिक्यूल CF3, CF2, CF3। C पर 3 फ्लोरीन लगे हैं, यहाँ इस C पर 2 फ्लोरीन लगा देते हैं और इस C पर 3 फ्लोरीन लगा देते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ A है और ये बॉन्ड लेंथ B है, इसके अलावा और कोई अलग तरह की बॉन्ड लेंथ इसमें है नहीं। ये तीनों बॉन्ड्स एक जैसे हैं और ये 2 बॉन्ड अलग हैं। सो लेट्स कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ऑफ A एंड B। अब आप समझ चुके हैं कि अगर ज़्यादा चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी परसेंटेज का, चाहे P हो चाहे परसेंटेज S हो, तो उतना इफेक्टिवली नहीं होता एज कम्पेयर टू जब कम बॉन्ड्स में वो डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड्स में परसेंटेज P कैरेक्टर को बढ़ाना है और यहाँ पर इस कार्बन के अबाउट 3 बॉन्ड्स में बढ़ाना है। डेफिनेटली परसेंटेज P ज़्यादा बढ़ जाएगा। B वाले केस में बॉन्ड लेंथ B की ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू A। इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन के अलग अलग केसेस हम देख रहे हैं। एक और केस देखते हैं इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन का। लेट्स ट्राई टू कंपेयर द बॉन्ड लेंथ्स ऑफ NN बॉन्ड्स इन N2H2, N2H4, N2F4। ठीक है, N2H2 इज डाईइमीन सिस्टम, डाईइमीन सिस्टम होता है N2H2। ठीक है, इसके अंदर देयर इज अ लोन पेयर। N2H4 इज हाइड्रोजीन, इस हाइड्रोजीन में हमारे पास में ऑफ कोर्स लोन पेयर्स आर देयर, एंड जैसा N2H4 वैसे ही हमारे पास में N2F4 टेट्राफ्लोरोहाइड्रोजीन, चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए बाय फ्लोरीन। अब अगर हम इसमें सीधे सीधे बेंड्स रूल लगाएं तो हमें पता लगेगा यहाँ पर 2 फ्लोरीन लग रहे हैं और हमें कंपेयर करना है इन बॉन्ड लेंथ्स को। लेट्स से ये वाली बॉन्ड लेंथ A है NN बॉन्ड की, ये है B और ये है C। अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो हम बोलेंगे फ्लोरीन का परसेंटेज P ज़्यादा हुआ तो NN का परसेंटेज P कम, और परसेंटेज P कम होने से बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होती है। परसेंटेज P बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो परसेंटेज P कम होने से बॉन्ड लेंथ कम होती है। सो ऐसा लगेगा कि हमारा N2F4 के अंदर ये NN बॉन्ड का परसेंटेज P कम है एज कम्पेयर टू इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर भी यहाँ पर H लगे हुए हैं, उधर F लगे हुए हैं, तो हम बोल सकते हैं कि A का बॉन्ड जो है परसेंटेज P हो गया है इसके अंदर हमारे पास में कम। पर परसेंटेज P वाला कॉन्सेप्ट हम ना लगा करके यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। जितने मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे बॉन्ड उतना ही शॉर्टर होगा।
ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड्स जितने हमारे पास में होंगे उसके हिसाब से हमें आंसर देना है। सो फिर बेंड्स रूल, देखो मैंने बताया कि बेंड्स रूल जो है वो लास्ट रिजॉर्ट है, जब और कोई रूल ना लगे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स ना लगे, साइज ऑफ एटम ना लगे, ठीक है, और हमारे हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट ना लगे, वहां पर आपको बेंड्स रूल लगाना है, अदरवाइज बेंड्स रूल अप्लाई नहीं करना है। सो N2H2 के अंदर आप सीधे सीधे बॉन्ड लेंथ जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो मल्टीप्लिसिटी से करिए, डबल बॉन्ड्स आर स्मॉलर देन सिंगल बॉन्ड्स। आप उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि A इज द स्मॉलेस्ट। अब हम बात करें B और C के अंदर, तो यहाँ फ्लोरीन लगने से उन वाले बॉन्ड्स का परसेंटेज भी बड़ा है, तो इस वाले का परसेंटेज भी कम हुआ एंड दैट्स व्हाई इट इज स्मॉलर। सो हमारे पास यहाँ आ जाएगा C और फिर हमारे पास आ जाएगा B, राइट। इस तरह से हमें अप्लाई करना है बेंड्स रूल। बेंड्स रूल सिर्फ और सिर्फ लास्ट रिजॉर्ट, जब बाकी कुछ नहीं लग रहा है तो हमें इसमें बेंड्स रूल लगाना है। एक और एग्जांपल देखते हैं बेंड्स रूल पर बेस्ड। हमारे पास में मॉलिक्यूल है P4O6 और P4O10 और इसमें हमें कंपेयर करना है बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ P सिंगल बॉन्ड O। तो P4O6 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से जाता है हमारे पास में, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारे पास, ठीक है, P4O6, इसमें यहाँ पर P के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम P4O10 देखेंगे तो P4O10 का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से आता है, देखिए दिख जैसे ही रहेंगे सारे के सारे हमारे पास में, पर इधर आप देखेंगे डबल बॉन्ड O आ जाते हैं इस वाले स्ट्रक्चर में, दिस इज फॉस्फोरस, दिस इज डबल बॉन्ड O। तो अगर मैं इस PO बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करूँ, A वाले बॉन्ड और ये B वाले बॉन्ड और लेंथ की अगर हम बात करें, सो डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है यहाँ पर लोन पेयर का। लोन पेयर आने से इस वाले बॉन्ड का परसेंटेज S बढ़ गया है, तो इस वाले का परसेंटेज S हो गया है कम, और परसेंटेज S कम होने से बॉन्ड हो गया है लॉन्गर और वीकर। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर हम बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर P सिंगल बॉन्ड O इन P4O6 इज lower than P single bond O in P4O10. So these are applications of Bend's rule when applied to equivalent hybridization. अगर हम इसको नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन में अप्लाई करने की कोशिश करें, जो कि इसका फेमस एप्लीकेशन भी है, जैसे कि हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स जिसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन मतलब लेट्स से PCl5 है मेरे पास, लेट्स से वी हैव PCl3F2, वी हैव PCl2F3, ठीक है, PCl2F3। इनके तीनों के स्ट्रक्चर्स जब हम बनाएंगे तो हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन होने से PCl5 के अंदर यहाँ पे क्लोरीन 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 और ये सारे एक जैसे एटम्स से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पांचों को हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया sp3d हाइब्रिडाइजेशन में। हाउएवर PCl3F2 में वी हैव गॉट चॉइसेस कि यहाँ पर 2 फ्लोरीन को कहाँ रखा जाए, या सिमिलरली PCl2F3 में अगेन भी है चॉइसेस कि ये फ्लोरीन को कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो बेंड्स रूल अगर हम अप्लाई करें तो बहुत क्लियर कट हमें आइडिया हो जाता है कि फ्लोरीन जाने चाहिए उस ऑर्बिटल में जिसका परसेंटेज P हायर हो, जहां परसेंटेज S लोअर हो, और परसेंटेज P अगर आप देखेंगे तो 100 मतलब आपके देखेंगे एक्सियल वाले जो हैं उसमें परसेंटेज P ही है। जो इक्वेटोरियल है उसके अंदर एक्चुअली परसेंटेज P देखा जाए तो था आपके पास में 66.67, पर इट हैड गॉट परसेंटेज S करेक्टर एज वेल, राइट। सो यहाँ पर हम देखें तो ये जो हमारे F वाले हैं दे विल प्रेफर टू गो इनटू एक्सियल पोजीशंस, और हमारे जो क्लोरीन है वो यहाँ पर आ जाएंगे। सो अगर हम इम्प्रूवमेंट ऑन द डेफिनेशन ऑफ बेंड्स रूल देखें तो बेंड्स रूल का जो इम्प्रूवमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पर बेटर होना चाहिए हमारे पास में कि हायर परसेंटेज की जगह बेटर होना चाहिए इट्स लोअर परसेंटेज एस कैरेक्टर। मैंने आपको वही वाली डेफिनेशन लिख कर दी है जो कि मोस्ट प्रेवलेंट है, बट द डेफिनेशन शुड हैव बीन परसेंटेज एस कैरेक्टर मोर एंड परसेंटेज एस कैरेक्टर लो। सो अगर हम फिर से बात करें बेंड्स रूल को व्हेन अप्लाइड टू नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडेशन वाला केस, तो हमारे पास PCl3F2 है, तो इसका जो हमारा एक्सियल ऑर्बिटल है वो 50% P है बिकॉज इट इज गॉट PD ऑर्बिटल। और अगर हम इस वाले को देखेंगे तो ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है और sp2 हाइब्रिडाइज में 66% 67% P कैरेक्टर। सो बेंड्स रूल जो कि पॉपुलर डोमेन में परसेंटेज S और परसेंटेज P से चलता है, हमने इनिशियली वही डेफिनेशन आपको दी, बट देयर इज एन इम्प्रूवमेंट एंड अगेन आप फर्दर इम्प्रूवमेंट अभी इसमें देखेंगे आगे मोर एग्जांपल्स के साथ में। So electronegative atoms they prefer to go on axial positions because उनका परसेंटेज P कैरेक्टर नहीं, उनका परसेंटेज S कैरेक्टर कम है। दिस शुड बी द रूल। चलिए यहाँ पर भी अगर हम देखें तो फ्लोरीन को अगर मैं यहाँ लगा देता तो रूल फॉलो नहीं होता और ये क्लोरीन क्लोरीन हमारे पास ऐसे आ जाता। सो बेंड्स रूल के हिसाब से आंसर ये आ जाएगा।
सिमिलरली PCl2F3 के अंदर हमारे पास में फ्लोरीन को रखना है हमें एक्सियल पे बिकॉज दे हैव गॉट लोअर परसेंटेज एस कैरेक्टर। अब 3 फ्लोरीन है हमारे पास में, तो अब एक फ्लोरीन को मजबूरी में यहाँ पर आना पड़ेगा और 2 फ्लोरीन यहाँ पर आ जाएंगे। अगर हम ऐसी सिचुएशन सोच रहे हैं कि 3 फ्लोरीन यहाँ और क्लोरीन यहाँ बिकॉज इट लुक सिमेट्रिक, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पर इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, वो है हमारे पास SF4। SF4 के अंदर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करें, सल्फर पे हमारे पास में 4 फ्लोरीन जुड़ेंगे और एक लोन पेयर आएगा। हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp3d और इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर लोन पेयर इज प्रिफर्ड ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन क्योंकि उसका परसेंटेज s कैरेक्टर हायर है एज कंपेयर टू द रिमेनिंग ऑर्बिटल्स। और हमारे पास ये शेप आ गया। SF4 का शेप जो है, दूसरा ऑप्शन जो बनता है कि उसको हम एक्सियल पर रखें और हमारे पास में बाकी फ्लोरीन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये बेंच रूल के अकॉर्डेंस में नहीं है, ये बेंच रूल के अकॉर्डेंस में। अब SF4 का शेप NCERT ने भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है एंड NCERT नो वेयर मेंशंस द एप्लीकेशन ऑफ बेंच रूल। NCERT नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन में, ऑफ कोर्स ये नाम नहीं लेती वो नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन, पर नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन के जितने भी शेप्स हैं वो बिना बेंच रूल के एक्सप्लेन कर देती है। और इनफैक्ट जब हम बेंच रूल लगाते हैं तो हमारे कुछ शेप्स गलत भी आ जाएंगे नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन में। तो टेक होम मैसेज में आपको क्या देना चाह रहा हूँ, समराइज करूँ तो बेंच रूल लगाना है हमें किस पर, इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन में। नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन में इट्स सेफर टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स ऑफ VSEPR रिपल्शन थियरी। देखते हैं एग्जाम्पल, क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, और फिर उस एग्जाम्पल्स के बाद हम देखेंगे इनको कैसे एक्सप्लेन किया है NCERT में। इनफैक्ट यू शुड ऑल्सो गो एंड रीड द NCERT टेक्स्ट बुक कि कितना ब्यूटीफुली विदाउट द इंक्लूजन ऑफ एनी अदर प्रिवेलेंट एक्स्ट्रा रूल उन्होंने SF4 को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। हम भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। हमारे पास में sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के केसेस अगर हम देखें, जैसे IF7 या अगर हम देखें XeF5- या हम देखें XeOF5- हमारे पास में इस तरह के केसेस जो हैं, इसमें अगर हम हाइब्रिडाइजेशन लगाएं IF7 में आयोडीन सेंट्रल एटम हो जाएगा और इसके हमारे पास में ये ऑल 7 बॉन्ड्स बिकॉज इक्वल एटम्स हैं इसलिए एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो हमारे पास में आ जाएगा ये पेंटागोनल प्लेनर बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल के अंदर क्या होता है कि जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं sp2d2 और जो एक्सियल होते हैं वो pd। इनका परसेंटेज s इज 0। हमें अब परसेंटेज s से खेलना चाहिए रादर देन परसेंटेज p। ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे परसेंटेज s कैरेक्टर इज अप्रॉक्सीमेटली 20%। सो अगर XeF5 के अंदर आप देखें XeF5- के अंदर, तो जेनन के पास में 5 फ्लोरीन एटम्स आएंगे और 2 लोन पेयर आएंगे जिन्हें हमें अरेंज करना है। और अगर यहाँ आपने बेंच रूल लगा दिया कि लोन पेयर मस्ट गो ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशंस, तो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। प्रैक्टिकली द स्ट्रक्चर इज फाउंड टू बी सो, जिसमें लोन पेयर जो हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ना आकर है हमारे एक्सियल पोजीशंस पे, इस तरह का शेप आता है। अब यहाँ बेंच रूल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो रहा है XeF5-। अब इसको एक्सेप्शन ना बोल के हम इसका मान सकते हैं कि लिमिटेशन है कि बेंच रूल एक बहुत सटल रूल है। बेंच रूल से भी पावरफुल चीज़ें हैं, तो बेंच रूल हमें तब लगाना है जब बाकी पावरफुल चीज़ें लगना बंद हो जाए, जैसे कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स, VSEPR थियरी, रिपल्शन थियरी, राइट, स्टेरिक फैक्टर्स। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं, बॉन्ड एंगल्स जो होते हैं वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि हमारे पास में ये एंगल होता है 90 डिग्री और ये एंगल होता है 72 डिग्री। लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आर मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये VSEPR थियोरी ने हमें बता रखा है। अगर लोन पेयर इक्वेटोरियल पर आ जाता तो वो छोटे एंगल पे होता तो ज़्यादा रिपल करता और इस वजह से स्ट्रक्चर खराब होता, ज़्यादा रिपल्शन होता। 90 डिग्री पर उसमें रिपल्शन कम हो जाएगा बिकॉज वो लार्जर एंगल पे हो जाएंगे, लार्जर एंगल पे होंगे तो कम रिपल करेंगे। दैट्स वाई लोन पेयर इज प्रिफर्ड ऑन आप क्या एक्सियल, नॉट इक्वेटोरियल। सो बेंच रूल के हिसाब से पूरा आंसर गलत हो जाता। XeOF5- के अंदर जब हमारे पास एक O एटम जुड़ेगा तो वो O एटम भी आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड O बनाकर ऊपर की तरफ आएगा। रीजन फिर से वही है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड का रिपल्शन ज़्यादा होता है एंड दैट्स वाई इट हैज़ टू बी एट लार्जर बॉन्ड एंगल। XeOF5- में मोर ओवर जो लोन पेयर है वो भी आप देख सकते हैं कि लोन पेयर कहाँ पर आ रहा है, लोन पेयर आ रहा है एक्सियल पे। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, और अगर हम देखें ऑक्सीजन में तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैसे तो फ्लोरीन है। तो अगर आप बेंच रूल लगा देंगे आग बंद करके तो आप फ्लोरीन लगाओगे एक्सियल पर और लोन पेयर लगाओगे इक्वेटोरियल पे, पूरा उल्टा पुल्टा है यहाँ पर बेंच रूल लगाने से पहले हमको रिपल्शन थियरी देख लेनी थी कि छोटा एंगल से ज़्यादा बड़े एंगल पर प्रेफर किया जाता है। इनफैक्ट लेट्स गो बैक टू SF4।
सो SF4 के अंदर NCERT ने बहुत क्लियर एक्सप्लेन किया है कि इस वाले स्ट्रक्चर में एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के जो रिपल्शंस हैं, देयर आर 3 LP-BP रिपल्शंस एट 90 डिग्री। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे रिपल्शंस, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस 90 डिग्री वाले सिर्फ 2 बचेंगे, ठीक है, सिर्फ 2 बचेंगे, और बाकी जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो 120 डिग्री पर है। सो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो एंगल है वो कम करने के लिए SF4 सीसॉ शेप में आता है, या बाकी जो मैंने आपको इसके नाम बताए हैं, फोल्डेड स्क्वायर शेप या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, जो कि NCERT में ही लिखे हुए हैं। ये शेप बेंड्स रूल से एक्सप्लेन नहीं करा है कभी भी NCERT ने इसको एक्सप्लेन किया है VSEPR थियरी से, विच इज अ मोर पावरफुल थियरी, मोर इंपैक्टफुल थियरी। सो बेंड्स रूल हमें ब्लाइंडली नहीं लगा देना है। आई डोंट नो, बट समहाउ सोसाइटी के अंदर जहां SP3D बेंड्स रूल लगाने की बातें करते हैं, बेंड्स रूल नहीं लगा करके हम VSEPR से एक्सप्लेन कर सकते हैं नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन, तो हमें वो यूज करना चाहिए। नाउ बात आती है कि इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे सर, ये हमारे पास में यहाँ पर फ्लोरीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ कैसे बेंड्स रूल है। तो यहाँ भी बड़ी सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब आएगा तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दूर लेके चले जाएगा एज कंपेयर टू इन इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम समझते हैं कि सपोज करो हमारे पास में यहाँ पे फ्लोरीन है, 2 ऑप्शन है, फ्लोरीन यहाँ पर आ जाए या फ्लोरीन हमारे पास यहाँ आ जाए। ये 90 डिग्री पर रिपल्शन आप समझ सकते हो कि ऑलरेडी ज़्यादा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो भी आएंगे उनमें रिपल्शन ज़्यादा रहने वाला है। तो अगर कोई एटम ऐसा आ जाए जो इन इलेक्ट्रॉन्स को दूर पुल कर ले, इन इलेक्ट्रॉन्स को दूर ले जाए ताकि ये 90 डिग्री वाले रिपल्शन कम हो जाए, तो कितना अच्छा रहे। रिपल्शन कम ही तो करना है। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है, फ्लोरीन अगर आ जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्टिवली थोड़ा सा दूर ले जाएगा, तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएंगे, जिससे कि स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए ये प्रेफर्ड होता है। So we can explain these observations of Bend's rule at least in non-equivalent hybridization, even based on the concepts of periodic table, मतलब कि electronegativity and VSEPR theory. So Bend's rule देखें, ब्लाइंडली ना लगाएं नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन। बेटर है कि उसको हम VSEPR से एक्सप्लेन करें। कल को अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है JEE में, तो Bend's rule is nowhere mentioned in the NCERT textbook, तो better explanations would be based on VSEPR theory, right? So to conclude the things, बेंड्स रूल परसेंटेज S कैरेक्टर से देखिए, परसेंटेज P कभी यूज ना करें। परसेंटेज S कैरेक्टर लोन पेयर वाले ऑर्बिटल में ज़्यादा होता है, या लोन पेयर वहाँ जाना चाहता है जहाँ परसेंटेजेस ज़्यादा हो। कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे आपको इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस ध्यान रखना है। नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन में आपको रूल यूज़ करना है जिसमें परसेंटेजेस ज़्यादा हो वहाँ लोन पेयर ज़्यादा जाएंगे, पर इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन में आपको यूज़ करना है कि जहाँ पर लोन पेयर आ गया उसका परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ जाता है। और सेकेंड पार्ट ऑफ द रूल कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव गोज इन मोर परसेंटेज P, उसकी जगह होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव गोज इन लेसर परसेंटेज S कैरेक्टर ऑर्बिटल एंड वाइस वर्सा, और इसकी हमने एक्सप्लेनेशन भी दी है। एक शॉर्ट में हम वेरी क्विकली एक सेकेंडरी हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही प्रिवेलेंट है, बेंड्स रूल के साथ में देखा जाता है, उसको भी यहाँ टच कर लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं H2O का, तो H2O के अंदर स्ट्रक्चर बनता है ये 2 लोन पेयर आ जाते हैं यहाँ पर, और इसका जो बॉन्ड एंगल थीटा बोला जाता है वो होता है 104.5 डिग्री। सेकेंडरी हाइब्रिडाइजेशन में ड्वेल करना ऑफ कोर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ JEE सिलेबस, बट सिंस इट्स वेरी वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट, लेट्स सी। तो यहाँ पर हम बोलते हैं cos थीटा इज इक्वल टू -1/i का एक ऐसा फॉर्मूला चलता है वेयर I इज इंडेक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इंडेक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, ये इंडेक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि SP हाइब्रिडाइजेशन है तो हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन SPI बोली जाती है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन अगर SPI है तो ये इंडेक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन I होता है। जैसे SP हाइब्रिडाइजेशन में इंडेक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज 1 को आप पुट करें, cos थीटा इज -1 आ जाएगा, थीटा इज 180 डिग्री। SP2 में I इज 2, उसको -1/2 पुट करें, थीटा आ जाएगा आपके पास 120 डिग्री। SP3 में I इज इक्वल टू 3 अगर आप पुट करेंगे तो थीटा आपके पास 109 डिग्री 28 मिनट्स आ जाएगा। तो हम रिवर्स भी यूज़ करते हैं इसको कि आपको थीटा पता है एक्सपेरिमेंट से, तो आप इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये एक एग्जांपल हम लेके देखते हैं। तो यहाँ पर जो 2 बॉन्ड्स हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन के, उनके बीच का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री हो चुका है। लेट्स सी इनकी सेकेंडरी हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलती है। मतलब बेंड्स रूल ने बोला कि इन ऑर्बिटल का परसेंटेज S बढ़ गया है, राइट। तो इनका परसेंटेज S कम हो जाना चाहिए या परसेंटेज P बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना बढ़ता है उसको क्वांटिटेटिवली बताने के लिए, मतलब बेंड्स रूल का एक्सटेंशन, क्वांटिटेटिव एक्सटेंशन टू बेंड्स रूल इज सेकेंडरी हाइब्रिडाइजेशन। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें cos ऑफ 104 डिग्री 28 मिनट्स इक्वल टू -1/i, वो आता है -1/4 और i आ जाता है 4। दैट मीन्स इन वाले ऑर्बिटल्स की, ये जो हमारे पास में इन वाले ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन अब हो चुकी है SP4। अब SP4 हाइब्रिडाइजेशन डजेंट मीन
कि यहाँ पर 4 p ऑर्बिटल आ गए हैं और एक s ऑर्बिटल, ऐसा नहीं है। 4 p ऑर्बिटल नहीं होते किसी भी वैलेंस शेल में, किसी भी पर्टिकुलर शेल में 4 p ऑर्बिटल नहीं होते। इट इज़ जस्ट देयर टू शो द परसेंटेज ऑफ p, कि यहाँ पर 4/5 ऑफ द ऑर्बिटल इज, मतलब फोर्थ p कैरेक्टर जो है, 4/5 कैरेक्टर जो है वो है p का है इन ऑर्बिटल में, sp4 ऑर्बिटल्स में। इसको बेटर हो सकता था अगर आप इसको लिखते कि हमारे पास में इसको 3 ही रखना है, सो sp ये मुझे 3 ही रखना है, मान लो मैक्सिमम इसका 3 ही होता है, लेट्स मल्टीप्लाई दैट बाय 3/4, तो ये भी हमारा 1 × 3/4, तो ये हो गया s 0.75 और ये हो गया हमारे पास p3। तो अब दिस इज मोर सेंसिबल रिप्रेजेंटेशन, दिस हाइब्रिडाइजेशन इज s 0.75 p3। व्हाट डज दैट मीन कि इस वाले ऑर्बिटल के अंदर यहाँ परसेंटेज s कैरेक्टर कम हो गया है, पहले ये sp3 था, मतलब s इसके अंदर 1 था, अब इसके अंदर s जो है 0.75 ही बचा है। इस तरह के डिस्कशंस भी किए जाते हैं बॉन्ड एंगल के बेसिस पर, ऑल्दो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर जेई और नीट सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, हमने बेंच रूल एंड इसका एक्सटेंशन बियॉन्ड द बेंच रूल भी देखा। आई होप यू मस्ट हैव लर्न समथिंग। थैंक यू।